हेलो 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी फिजिक्स है बाबू, लेकिन सर के दिमाग से उतर गया। फिजिक्स का क्लास है तो घर खाने गए तो घर पे ही रुक गए। थोड़ा लेट से वो आएंगे, तब तक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे सर फिजिक्स होगा। ठीक है, सेकंड पीरियड आपका फिजिक्स हो जाएगा, अभी केमिस्ट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनाई सबको दे दिया। अब बार बार यही क्वेश्चन मत पूछते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिक सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे कल हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिक पार्ट सीख रहे। तो बेसिक बेसिक पार्ट मतलब पीरियोडिक टेबल वगैरह में कैसे काम किए थे, ये सब चीज हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को समझने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई चीज तो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, कई आपको लॉजिक से बनते हैं। कई जगह आप लॉजिक लगाते रहिएगा, लॉजिक आपको काम नहीं कर पाएगा और बाद में याद ही करना पड़ जाएगा। है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और जबरदस्ती हम उसमें माथा खपाते रहेंगे तो हमें आंसर तो मिल पाएगा नहीं। इसलिए उन सब चीजों को मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट्स है। हालांकि उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस से बाहर होता है, इसलिए मैं उसको नहीं छूता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन सेट करने वाला पर्सन भी जानते रहता है कि ये सब चीज इनको नहीं पढ़ना है, इसलिए उन सब को लॉजिक अभी आपसे एग्जाम में नहीं ही पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसिडी स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसको हम पहले सीखते हैं। कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन कि इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप देखने के साथ ही ये जवाब मिल जाता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको जो सिलेबस में है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक जो आपको होगा वो सल्फोनिक एसिड होगा। कहीं पर भी आपको सल्फोनिक एसिड दिखाई दे तो समझिए कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के बाद कार्बोजेनिक एसिड आपका आता है। कार्बोजेनिक एसिड के बाद कहीं पर आपको अगर फिनॉल जैसा कुछ दिया हुआ है तो फिनोलिक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ इसके बाद आता है। फिनोलिक के बाद वाटर का बारी आता है। वाटर के बाद आपको अल्कोहल का बारी आता है। अल्कोहल के बाद आपको टर्मिनल अल्काइन का बारी आता है। टर्मिनल अल्काइन के बाद अमोनिया का बारी आता है। अमोनिया के बाद आपको अल्कीन का बारी आता है, और अल्कीन के बाद आपको अल्कीन का बारी आता है। ये एक जनरल ऑर्डर है, ये आपको जनरल ऑर्डर है जिसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आपका चेंज करता है। आप नोट कर लीजिए पहले इसको, और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, ये आपको याद भी करना होगा। ठीक है, ये आपको याद भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें हमसे पूछ दिए जाते हैं जिसका जवाब हम अभी ढूंढ करके चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे पूछ दिए जाते हैं घुमा फिरा के, जिसको हम लोग यहीं से हैंडल करके आगे चलते हैं। ठीक है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए और ये याद करना होगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कहीं पर भी सल्फोनिक लगा हुआ हो। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें सीखना है। सबसे पहला चीज आपको ये सीखना होता है यहाँ कि
ये इतना ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, इससे ये कम क्यों होता है, इससे ये कम क्यों होता है। ये सब क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड वगैरह में भी आ जाया करते हैं। 12th बोर्ड वगैरह में भी इन सब छोटी छोटी क्वेश्चन का जवाब पूछा जाता है कि भाई सल्फोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एनी कार्बोजेनिक एसिड, और भाई कार्बोजेनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एनी फेनोलिक कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रियल एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनका भी जवाब आपको कैसे देना होगा वो मैं लिख दे रहा हूं। ये देखिए, आप इसको करिएगा क्या, एक एसिड ले लीजिए, ठीक है। अब एसिड जब H प्लस देता है तो कंजुगेट अनायन बनाता है। कंजुगेट अनायन बनाने के बाद ये रेजोनेंस जाता है और आप उसका सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वहां बना देंगे और ये आपको यहां आएगा और बनेगा आपको RS डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब बनाने जाएंगे RS O O O, एक नेगेटिव चार्ज है, 3 पार्ट में बटा है, इसलिए -1/3 -1/3 -1/3। मैं -1/3 ये इसलिए कर दिया हूं बेटा क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल। यू कैन सी दिस, all 3 resonating structures are equally stable, isn't it? और इसीलिए इन तीनों के बराबर कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको इसमें आएगा और इसीलिए एक ही नेगेटिव चार्ज को 3 पार्ट में मैंने बांटा है, -1/3 -1/3 एंड -1/3। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर हम रेजोनेंस नहीं कंसिडर किए होते तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता, जो कि कंप्लीट -1 चार्ज है। जब हमने रेजोनेंस कंसिडर किया तो ये चार्ज आकर के -1/3 हो गया, which means 2/3 of its charge has been delocalized। तो 2/3 चार्ज यहाँ से फैल गया जाकर दूसरी जगह, तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ा है। और हम लोग एक चीज और भी सीख के रखे हैं कि इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर, वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ तो 3 इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसी कारण से ये इतना ज्यादा एसिडिक है। अगर आप कार्बोजेनिक एसिड का देखते हो तो ये एक H+ देने के बाद केवल 2 ही इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो आप बनाने जाओगे, मैं केवल मेन कंट्रीब्यूशन वाले जो स्ट्रक्चर है उसको मैं बना रहा हूं, ठीक है। 2 इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर बने हैं, बाकी जो है वो लेस कंट्रीब्यूशन वाला है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ कि आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कि ओनली 50% चार्ज हैज बीन डिलोकलाइज्ड। अरे बाबू, कोई एसिड जुनैद, कोई एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है कि वीकर एसिड है, वो उस एसिड के H+ निकलने के बाद जो कंजुगेट अनायन बनता है उसकी उसी के ना स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं निकालने के बाद ही उसको चेक कर रहा हूं, समझ गए। इसीलिए मैं निकालने के बाद ही चेक कर रहा हूं। जुनैद, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 67% चार्ज डिलोकलाइज हुआ था, लेकिन यहां देखिए 50% ही चार्ज डिलोकलाइज हुआ, यानी कि यहां पर स्टेबलाइजेशन और कम मिला है। और ये कम स्टेबल होने के कारण देखिए इसका जो एसिड है वो इससे कम एसिडिक है कि नहीं। जितना ज्यादा कंजुगेट अनायन का स्टेबिलिटी मिलता है उतने ही ज्यादा उसका एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद एक आपको पूछा जाता है फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए फिनॉल को, ये आपको फेनोक्साइड आएगा। इसका जब रेजोनेंस आप कराते हैं तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर खींचेंगे,
ठीक है। अब एक चीज, फेनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया, पहले लिखिए आप। तब मैं यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है जनरली, ठीक है, कंपटीशन में भी कभी कभी दिक्कत है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नोट कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि इनको आप नोट कर चुके हैं, यहां से लेकर मैं एक एक जगह एक्सप्लेन करते जाता हूं। नोट कर लिए आप लोग नोट कर लिए? हाँ, फेनॉल का भी लिखना है। अब नोट कर लिए? लिखिए क्वेश्चन, तब इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आए। लिखिए नीचे में क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद नीचे में क्वेश्चन लिखिए। why the phenol is weaker acid than carboxylic acid, even if it has greater number of resonating structure। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि why the phenol is weaker acid than carboxylic acid even if it has greater number of resonating structure। ये देखिए क्वेश्चन ये क्यों आता है एग्जाम में, ये देखिए क्वेश्चन क्यों आ जाता है एग्जाम में। लोगों के दिमाग में एक बैठा दिया जाता है स्कूल्स में कि ये देखिए ऐसे समझाते हैं स्कूल वाले, ये देखिए कि यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए ज्यादा स्टेबल, और ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए कम स्टेबल, इतना खाली कह के छोड़ देते हैं। तो फिर अगला जब आता है केस तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये तो और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो और एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल का इन दोनों से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन ऐसा होता नहीं है।
लोगों के परसेप्शन बैठा दिया जाता है कि 3 स्ट्रक्चर इसमें है और इसमें 2 ही स्ट्रक्चर, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो तुरंत क्वेश्चन उठता है तो यहाँ पर तो 5 स्ट्रक्चर है तो इसको तो और ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फेनॉल इज वीकर एसिड देन का सल्फोनिक एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई? ऐसा क्यों होता है, यही आपका क्वेश्चन होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका सटीक एक्सप्लेनेशन आपको वहां लिखना रहेगा। यह देखिए, यहां पहले से नेगेटिव चार्ज किस पर था, ऑक्सीजन पर, और लेने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। देने वाला कौन है, ऑक्सीजन, लेने वाला कौन है, ऑक्सीजन। यानी रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्लॉट को पाने वाला ये ऑक्सीजन एटम भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो उस नेगेटिव चार्ज को बढ़िया से अकोमोडेट कर सकता है ना। अब यहां आ जाइए, देने वाला कौन है, ऑक्सीजन, और लेने वाला कौन है, कार्बन। देने वाला कौन है, ऑक्सीजन, और रेजोनेंस में लेने वाला कौन है, कार्बन। कार्बन इज मच मच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन, और इसीलिए इस आने वाले नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी जो कार्बन के पास है वो काफी काफी कम होता है in comparison to that on oxygen atom, and therefore even if phenoxide ion has a 5 resonating structure, this is less stable than a carbonylate ion। चलिए इस चीज को लिखा जाए। मेरा बात क्वेश्चन समझ में आया आपको, आंसर एक्सप्लेनेशन समझ में आया। यहाँ लेने वाला कौन है, ऑक्सीजन, जो नेगेटिव चार्ज को बढ़िया से अकोमोडेट कर सकता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ लेने वाला कौन है, कार्बन, जो कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो नेगेटिव चार्ज को उतना बढ़िया से अकोमोडेट नहीं कर पाता है, इसलिए उतना अच्छा से स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए लिखा जाए इस बात को, लिखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखिए, इन फेनोक्साइड आयन, इसको फेनोक्साइड या फेनोलेट दोनों कहते हैं। इन फेनोक्साइड आयन, इन फेनोक्साइड आयन the negative charge, in phenoxide ion the negative charge is delocalized to, the negative charge is delocalized to a less electronegative atom, or delocalized to a less electronegative carbon atom, a less electronegative carbon atom. Thus the resonating structures are not that much stable, not that much stable as it is found in case of, not that much stable as it is found, as it is found in case of carboxylate ion, as it is found in case of carboxylate ion, in case of carboxylate ion, in which negative charge is disposed to, in which negative charge is, in which negative charge is disposed to, in which the negative charge is disposed to a more electronegative oxygen atom, or more electronegative oxygen atom, or
more electronegative oxygen atom, more electronegative oxygen atom ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का राज क्या है, OH का, वाटर का एंड अल्कोहल का। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जब देखा जाए तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों होता है इनका? इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होता है, ये चीज आपको यहां पर पढ़ना। तो ये जो फेनोक्साइड आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये जो होता है इस तरह से होता है, और ये जो होता है आप खुद देख सकते हैं इन केस में कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा क्यों आता है। आप देखिए दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, ये नॉर्मल है। और यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट की वजह से देखिए ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस चला गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लॉड ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉड और इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई ऑफ आर ग्रुप। तो ये इससे लेस स्टेबल है, इससे ये मोर स्टेबल। जितना ज्यादा स्टेबल उसका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। पहले फिनॉल होगा, फिर वाटर होगा, तब फिर अल्कोहल होगा। इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, नोट करिए। फ्रेंड्स यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को उसका नोमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है। प्रिंस मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ को नोमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है। और एक दो लोग बोले हैं स्टार्टिंग से रिपीट करिए, स्टार्ट से फिर से बोलिए। देखो बेटा मैं कहीं लिखा हुआ से नहीं बोलते रहता हूं, वीडियो मिलेगा उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो प्राइवेट रहता है तो अपना ईमेल आईडी जुड़वा लीजिए, अपना ईमेल आईडी ऑफिस में बता करके ऐड करवा लीजिए, फिर दिखने लगेगा सब चीज। बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इन तीनों को उठाइए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू माइनस, आर सी एस टू सी एस टू माइनस।
ठीक है, इन तीनों को गौर से देखिए, तीनों जगह नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ही है, तीनों जगह नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ही है कि नहीं है? लेकिन इन तीनों जगह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग। ये देखिए, ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हम लोग पढ़े हुए कि s कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन उतना ही ज्यादा हो। एक बार और देखिए, ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। इस कैरेक्टर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और जब स्टेबल होगा तो एसिडिक, इसके एसिड जो ये वाला होगा ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद अल्कीन वाला आता है और सबसे कम अल्केन वाला होता है। मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब आपको क्वेश्चन उठता है, अब आपको क्वेश्चन उठता है, क्या हो जाएगा इनका? डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका यही हो जाएगा। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये ठीक है सर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये कहां से आ गए? देखिए वो कहां से आ गए। हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसका 2.4 होता है और इसका 3.0 होता है। ये कार्बन जो आप पढ़े थे, ये sp3 वाला पढ़े थे, तो ये आपका 2.4 वाला है, ये आपका कौन सा है? 2.4 वाला। जब आप यहां आए तो s कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, ये 2.4 से बढ़ गया, समझ गए? और ये बढ़ते बढ़ते इवन नाइट्रोजन से भी बढ़ गई और इसी कारण से NH2- आपको यहां आता है, समझ गए? NH2- यहां आता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते नाइट्रोजन को भी पार कर गया और इसीलिए ज्यादा स्टेबल इवन नाइट्रोजन से। समझ गए? चलिए नोट करिए। देखो बाबू आदित्य, और मैं सबको कह रहा हूं, इंटरनेट एक ऐसा चीज है जो स्टेबल नहीं रहता है, हर समय किसी का कटते रहेगा और जुड़ते रहेगा। आज आदित्य ने कहा है कि सर फिर से बताइए क्योंकि मुझे कट गया था। अगर सब लोग इसी तरह से हमें कहते रहे तो मैं कैसे कर पाऊंगा आगे? रिकॉर्डेड वीडियो लीजिए, उसको देखिए आप, ठीक है? और इस तरह का चीज यहाँ इंटरप्ट मत करिए आप। हाँ, खुशबू ने कहा कि ये वाला फिर से, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए ये तो सबको समझ में आ गया था, लेकिन नाइट्रोजन का खेला समझ में नहीं आया। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है। ऊपर जब जाते हैं तो एस कैरेक्टर बढ़ता है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो 2.4 से जब हम यहाँ आते हैं sp2 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, लेकिन वो 3 से कम रह जाता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़कर 3 से भी ज्यादा हो जाता है और इसी कारण से ये ज्यादा स्टेबल है, इवन मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन। इस बात को ये इंडिकेट करता है और इसीलिए सीढ़ी में इसके बाद ही आता है। आपको कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट्स आए, मैं पहले बता चुका हूं कि ये एक्सपेरिमेंट्स आए।
हो गया। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, चलिए देखा जाए इसका क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड एसिड हमें दिया हुआ है इस तरह से, अरेंज दी हाइड्रोजन in increasing order of acidic strength. ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, अरेंज करिए तो। बनाइए।
चलिए एक एक करके देखा जाए। सीधा सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया तो मोस्ट एसिडिक यहाँ पर कौन हो जाएगा? सल्फोनिक। इसके बाद कौन हो जाएगा? कार्बोजाइलिक। इसके बाद कौन हो जाएगा? फेनोलिक। ये फेनोलिक है। इसके बाद कौन हो जाएगा? ये अल्कोहल और ये टर्मिनल अल्कोहल पहले हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखा जाए तीसरा सबसे कम एसिडिक आपका 1 होगा, तब फिर 2 होगा, तब फिर 3 होगा। सी में बताइए। यहाँ क्या होगा? चलिए चेक किया। ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड, ये आपको टर्मिनल अल्काइन, ये आपको अल्कोहल और ये आपको थाइरोड। ये दोनों तो एक जैसा है, इसको तो हम देखेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा एसिडिक। ठीक है, ए इज मोस्ट एसिडिक। अल्कोहल से कम एसिडिक टर्मिनल अल्काइन होता है, तो बी आपका लीस्ट एसिडिक होगा। अब रहा इन दोनों, एक चीज देखिए, कल मैंने आपको सिखाया है कि H2O एंड H2S में इससे OH माइनस बनता है, इससे SH माइनस बनता है। बड़ा एटम होने के कारण निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज करता है और इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इससे बड़ा एटम सल्फर है, इसलिए सल्फर वाला ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए डी आएगा तब फिर सी आएगा। कल मैं इसीलिए इसको सिखाया था, समझे? अचार लगाने के लिए नहीं सिखाए थे। और किसी को कंफ्यूजन? और किसी को कंफ्यूजन नहीं? क्या कंफ्यूजन है खुशबू? चलिए देखा जाए।
टर्मिनल वाला को कम एसिडिक न दिए थे, नहीं देखे? वो कम एसिडिक में लिखा हुआ था। चलिए, अब अक्सर हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आ गया करता है कि किसी एसिड, कोई अगर पॉली एसिड है, दो या दो से ज्यादा H+ दे सकता है, तो उसका पहला जो देने का टेंडेंसी होता है वो दूसरे देने का टेंडेंसी से हमेशा ज्यादा होता है, और ये तीसरे देने का टेंडेंसी से हमेशा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ट्रू फॉर एनी एसिड। Ka stands for acidic nature. Higher the value of Ka for any acid, stronger is the acid, and lower is the value of Ka for any acid, weaker is the acid. ये सब आप सीखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है? तो ऐसे हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि पहला ज्यादा होता है, दूसरा कम क्यों होता है, तीसरा क्यों होता है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी सेवरल एसिड सीखे हैं, उनमें भी वहां पर देखते होंगे कि कोई पॉलीप्रोटिक आया, कोई डाइप्रोटिक आया, कोई ट्राइप्रोटिक आया, कोई टेट्राप्रोटिक आया। सवाल ये उठता है कि उसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरह से चलता है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इस चीज को वहां जानने के लिए हमें अक्सर पूछा जाता है। तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, ऑक्सैलिक एसिड। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सैलिक एसिड, और रियल एग्जाम ऑक्सैलिक एसिड ही इसके लिए पूछा जाता है। ये जब टूटता है तो देता है COO- एंड COOH, ठीक है, प्लस H+। ये जब टूटता है तो देता है COO- एंड COO-। ये जब पहली बार टूटता है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहते हैं, और जब दूसरी बार टूटता है तो इसको Ka2 कहते हैं, और कोई एसिड अगर तीसरी बार टूटता है तो उसको Ka3 कहते हैं। तो इस तरीके से आपको Ka1, Ka2 एंड Ka3 आपको आता है। Ka1, Ka2 एंड Ka3 आपको हो जाता है। ठीक है, यस, इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड है। तो K1 बड़ा क्यों होता है? देखिए समझिए, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये, और ये भी एक एसिड है, देखिए H यहाँ लगा हुआ है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये। कोई एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इसका Ka वैल्यू डिसाइड करता है। Ka का वैल्यू जितना बड़ा होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अब इससे निकला H तो ये बना, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके स्टेबिलिटी से डिसाइड किया गया, और इससे जो H निकला तो ये बना, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके स्टेबिलिटी से डिसाइड किया गया। अब कंपेयर करिए, इसका एसिडिक नेचर इसके स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा और इसका एसिडिक नेचर इसके स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। तो आफ्टर ऑल हमें इन दोनों के स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। देखिए आप, ये जो COO- बना है उसको ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? -I से स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी ये क्या करवा रहा है? इंक्रीज करवा रहा है। निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और यहाँ देखिए, ये H जब निकला है तो ये बना है, इसके लिए ये ग्रुप कैसा काम कर रहा है? तो आप रिकॉल करिए, ये +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट शो करने से इलेक्ट्रॉन क्लॉट इसको और देगा और स्टेबिलिटी आपको क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और यहाँ स्टेबिलिटी घट रहा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है इस कारण से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, और स्टेबिलिटी कम है इस कारण से ये वीकर एसिड है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको बोर्ड पर लिख चुका हूँ, नोट कर लीजिए इस चीज को।
बाबू इसके इसके ऊपर मुझे इसका इफेक्ट देखना, इसके ऊपर मुझे इसका इफेक्ट देखना है। एक चीज बताओ आदित्य, मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। मेरा ये हाथ और ये हाथ दोनों बराबर ताकतवर है कि नहीं? ऑलमोस्ट। अब देखिए दोनों तो बराबर ताकतवर है, तो क्या मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर फोर्स नहीं लगा रहा है क्या? कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर फोर्स नहीं लगा रहा है? आदित्य, आदित्य लगा रहा है ना? तो जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट हैंड पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं इक्वल बोलूंगा कि उस फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन 20 न्यूटन बोलूंगा, या कहेगा कि लेफ्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं इक्वल बोलूंगा कि 10 न्यूटन या 20 न्यूटन बोलूंगा। गजब है, फोर्स सीख लिया इतना तब भी गड़बड़ा रहे हो। आदित्य, जितना ये इसको अफेक्ट कर रहा है उतना ये भी इसको अफेक्ट करेगा, लेकिन ये इसको कितना अफेक्ट किया ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ गए? आप लोग को मोबाइल गेम खेलने का ही है तो जल्दी जल्दी सब हाथ चलने लगता है, तो लिखने का ही है तो फिर वही काम इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो इस तरह से नहीं सोचा जाता है। ये फोर्स एक्सपेरिमेंट न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो कंपनसेट क्यों नहीं हो जाते? अरे बेटा वो दोनों दो चीज पर लगता है, कंपनसेट कैसे हो जाएगा? मुझे इसके ऊपर खाली इफेक्ट देखना है। बढ़े आगे। इसी कारण से यहां पर खाली इतना लिख लीजिएगा, इसको जवाब देना रहेगा और लास्ट में लिख दीजिएगा कि Ka1 बड़ा होता है Ka2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, मैलिक एसिड एंड फुमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फुमेरिक एसिड। मैलिक एसिड कहा जाता है CH ये जब पहली बार टूटता है तो देता है ये आपको देता है और आपको यहां बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये दूसरी बार टूटता है तो ये वाला H निकलेगा। पहला टूटा है Ka1, दूसरा टूटा है Ka2। फुमेरिक एसिड आपका ये होता है।
ये सब सारे टॉपिक 12 के, ठीक है। नोट करिए, समझाते हैं। नोट करिए जल्दी सब लोग। हो गया। ये रिवर्सिबल साइन वीक एसिड के लिए नहीं लगता है बेटा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर का एक सिंबल है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जस्ट ये बस ध्यान रखें कि ये भी इसमें जा सकता है और ये भी इधर आ सकता है, इसलिए आगे का भी तीर रखता है और पीछे का भी तीर रखता है, ठीक है। आप टाइम की अभाव में आपने चैप्टर वो नहीं पढ़ा इस वजह से, लेकिन मैं अधूरा थोड़े ही पढ़ाऊंगा, मैं तो पूरा ही ना पढ़ाऊंगा किसी चैप्टर में। तो नोट तो कर लिए, समझ में आपको नहीं आया। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए आप, इस एसिड का नाम मैलिक एसिड है और इस एसिड का नाम फोमेरिक एसिड है। दोनों में बस एक ही अंतर है कि इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड होता है और इसीलिए इसको सीस कहा जाता है, और इसमें दोनों ऑपोजिट होता है इसीलिए इसको ट्रांस कहा जाता है। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में आपको टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें सीखना मुझे क्या है, ठीक है। इसमें सीखना मुझे ये होता है कि ये दोनों जब एक जैसा है तो इनके वैल्यूज का कंपैरिजन पूछा जाता है कि Ka1 आपका बड़ा होता है Ka2 से, Ka1 डैश से, मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा होता है इस वाले से, लेकिन Ka2 आपका छोटा हो जाता है Ka2 डैश। क्यों? यही क्वेश्चन है जो रियल एग्जाम में डायरेक्ट आता है, 20 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, टू द पॉइंट आता है, और ये कॉन्सेप्ट भी है जो कई क्वेश्चन में आपको यूज भी होता है। क्वेश्चन समझ में आया कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पहला वाला इसके वाले से बड़ा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जब इसका बड़ा होता है तो फिर ये छोटा क्यों होता है, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है, यही है क्वेश्चन। अब इसका जवाब आपको पढ़ना होता है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन को लैंग्वेज में अरे लिखा हुआ तो है बेटा, अब इसी को लैंग्वेज बनाऊं तो 5 लाइन जाएगा, जबरदस्ती टाइम मत खींचो। आप लोग
पांचवा छठा के स्टूडेंट थोड़े ही हो, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूं कि इन दोनों एसिड का Ka1 का वैल्यू बड़ा होता है K1 डैश से, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है इससे। ऐसा क्यों? इतने ही क्वेश्चन है खाली। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का जवाब देखिए। ऑर्गेनिक में ऐसे ऐसे हजारों और लाखों चीज आते रहेंगे, किनका किनका डिटेल में लैंग्वेज लिखते रहिएगा, जिनका जरूरत रहेगा मैं आपको लिखवा दूं। इतना क्लियर तो है। देखिए यहां क्या होता है, ये दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। जब ये एक H प्लस देता है तो यहाँ पर जो बनता है उसमें O माइनस उसी साइड होता है जिस साइड हाइड्रोजन होता है, और इनमें आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब दोस्ती। क्या है? दोस्ती। इस केस में कंजुगेट अनायन जो बना उसको घर में ही लोगों के बीच में दोस्ती हो गया, यानी कि ऐसा होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आपको इंक्रीज कर जाएगा। अब आ जाइए यहाँ, क्या ये दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड होने के कारण क्या इसका हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा? क्या नहीं। एक इधर है एक इधर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी हो पाएगा। तो यहाँ पर उस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये खास दोस्ती यहाँ नहीं हुआ, स्टेबिलिटी ये खास नहीं मिला। ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये डिसोसिएशन ज्यादा होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। Ka1 is greater than Ka1 dash। इसका एक्सप्लेनेशन सीधा होगा, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंजुगेट आयन ऑफ मैलिक एसिड। बस इतने ही खाली बोल। अब अगला क्वेश्चन उठता है, तो फिर ये छोटा क्यों, सॉरी, तो फिर ये वाला छोटा क्यों हो जाता है? अब देखिए इसका जवाब। अब ये छोटा क्यों हो जाता है? देखिए अगले वाले स्टेप में बाबू आई इफेक्ट दोनों में बराबर है प्रियांशु। जितना आई इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड से लगता है, जितना दूर यहां जाओगे उतना ही दूर यहां भी जाओगे। ये देखो आप, प्लस आई इफेक्ट, यहां जाइए और यहां जाइए, यहां जाइए और यहां जाइए, ये और ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? प्रियांशु लिखिए नीचे एक्सप्लेनेशन। तुम लोग एकदम माने स्कूल वाला बच्चा की तरह करने लगते हो। लिखिए नीचे एक्सप्लेनेशन। पहले ये लिखिएगा भाई K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश, इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। लिखिए नीचे, पांचवा छठा के बच्चा की तरह करने लगते हो तुम। लिखिए एक्सप्लेनेशन, भाई K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश। लिखिए दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज। अब लिखना जल्दी जल्दी कम से कम। ऑर्गेनिक में मैं कह दिया था आपको कि इतना बड़ा समुद्र है कि आपको लिखना पार नहीं लगते रहेगा। लिखिए दिस इज बिकॉज the conjugate anion of malic acid, this is because the conjugate anion of malic acid more stable due to intramolecular hydrogen bonding, more stable due to intramolecular, more stable due to intramolecular hydrogen bonding।
more stable due to intramolecular hydrogen bonding. हो गया पहला का जवाब। अब लिखिए एक्सप्लेनेशन में yk2 is smaller than k1 dash, yk2 is smaller than k1 dash। smaller than k1 dash। स्मॉलर देन k1 डैश लिख लिए। देखिए इस बार क्या होता है, अब की बार किस हाइड्रोजन को निकालना है एसिड की तरह, इस हाइड्रोजन को निकालना है एसिड की तरह। देखिए और इस हाइड्रोजन को निकालना है एसिड की तरह। एक चीज बताओ, ये हाइड्रोजन तो फ्री है, ये कहीं पर बंधा हुआ नहीं है एक्सेप्ट विद दिस ऑक्सीजन, और इसीलिए ये फ्रीली H निकल जाता है। लेकिन जब इस केस में आते हो तो ये ऑक्सीजन से तो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके यहाँ भी जुड़ा हुआ है, दोस्ती किए हुए है। तो ये जब यहाँ पर जुड़ गया है तो इसको निकलने में डिफिकल्टी होगा कि नहीं होगा। जो बढ़िया से दूसरी जगह बॉन्ड बना चुका है जो बढ़िया से दूसरी जगह बॉन्ड बना चुका है उसको निकलने में आपको दिक्कत होगा, यानी कि स्टेबिलिटी उसका क्या होगा, आपको निकलने में दिक्कत होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ किस एसिड का ज्यादा होता है, जहां पर H इजीली निकलता है, और किस एसिड का पुअर होता है, जहां पर H डिफिकल्टी से निकलता है। कौन H ज्यादा डिफिकल्टी से निकलेगा, ये क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बस इसीलिए ये कम होता है और ये ज्यादा होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए लिखिए एक्सप्लेनेशन, लिखिए the hydrogen in malleate ion, the hydrogen in malleate ion यहां पर ऐसे करके यहां 1 दे दीजिएगा, ठीक है। the hydrogen in malleate ion is bonded through intramolecular hydrogen bonding, is bonded through intramolecular, is bonded through intramolecular hydrogen bonding, through intramolecular hydrogen bonding, which makes it difficult, which makes it difficult, which makes it difficult to be released, to be released, to be released, which makes it difficult to be released, which makes it difficult to be released। ठीक है, अब आगे बढ़िए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ phenolic compounds।
नोट करिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स, बहुत क्वेश्चन यहां से आता है। एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन में क्या है कि नीचे वाला जो केस था उसमें हाइड्रोजन फ्री था, इजिली बाहर निकल सकता है, लेकिन ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधा हुआ था। जो बंधा हुआ है उसको बाहर निकलने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, इसीलिए ऊपर वाला जो एसिड है उसका दूसरा कांस्टेंट कम है, माने कमजोर है वो एसिड, और नीचे वाले का ज्यादा है। हाँ 50 बार बता चुके हैं आदित्य, तुम उसी क्वेश्चन को 51वां बार पूछ रहे हो। हेलो 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 हेलो, आज देखो चंदन सर के कारण जो है थोड़ा हम लेट से क्लास में स्टार्ट किए, हाफ एन आवर, तो मुझे थ्योरी निकालने दीजिए, या कहिएगा तो डिस्कशन कर देते हैं, 20 मिनट डिस्कशन कर दें, जो कहिएगा वो मैं कर दूंगा, या तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, नहीं तो हाँ डिस्कशन कल करते हैं। आप लोग जानते हो अपने दोनों पांव और दोनों हाथ के सामने ब्रेक रखे रहते हो, जैसी होता है चारों हाथ और पांव चला के ब्रेक मार देते हो और हमको आगे बढ़ने नहीं देते हो। पंद्रह मिनट में डिस्कशन कितना क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, आगे बढ़ने दीजिए। लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स। अब फेनोलिक कंपाउंड्स 50 का 500 कंपाउंड है, 1000 कंपाउंड्स है, तो 1000 कंपाउंड्स को याद करिएगा, 1000 से भी ज्यादा कंपाउंड होगा फेनोलिक कंपाउंड, तो क्या उनका एसिडिक स्ट्रेंथ याद करिएगा? नहीं, लॉजिक सीखेंगे, जितना हो सकेगा उस लॉजिक से हम काम करेंगे, जो नहीं संभल पाएगा उसको एक्सेप्शन कह देंगे, जितना हो सकेगा उसको हम लॉजिक के तहत पढ़ेंगे, और जो नहीं हो सकेगा उसको हम लोग एक्सेप्शन में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ किस चीज का हम ध्यान रखेंगे, पहले जनरल केस सीखते हैं। जैसे ये देखिए ये एक फिनॉल, मान लीजिए इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जब भी आपको बीच से तीर मार कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप ऑर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है, या पारा पर भी हो सकता है, समझ गए। अब लैंग्वेज ऐसे ही दुनिया में चल रहा है, आपको भी सीखना होगा। यहाँ भी देखिए मैं बीच से तीर लिया हूं, इसका मतलब होता है कि इसके ऑर्थो मेटा या पारा कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, समझ गए। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, हमसे ये पूछा जाता है कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, ठीक है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है ये हमसे पूछा जाता है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो H+ सबसे निकाल दीजिए, निकाल दिए समझने के लिए, और यहां पर माइनस कर, अब H+ सब लोग दे चुके हैं,
अब H प्लस सबको देने के बाद अब देखिए कि किस तरीके से ये ग्रुप इनके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। एक चीज देखिए, फेनोक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम करेगा और स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा तो ये तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाता है और इसीलिए स्टेबिलिटी आपको क्या होगा, घटेगा। समझ में आया सबको? समझ में आया? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी समझ में आया? और अब एक चीज देखिए, जो ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा, ये नॉर्मल रह गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया और ये कम स्टेबल हो गया। तो जो ज्यादा स्टेबल हो गया उसका एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि नहीं, और जो डी स्टेबल हो गया उसका एसिड सबसे कमजोर होगा। इसी लॉजिक को हम लोग ध्यान में रख करके एसिडिक स्ट्रेंथ फेनोलिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं। नोट किया जाए। H बिन आदित्य, किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ H निकालने के बाद ही डिसाइड होता है। किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी से ही डिसाइड होता है और वो तभी बनेगा आपको जब आप H को निकालेंगे। समझ गए आदित्य? चलिए नोट किया जाए। और इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। स्टेबिलिटी घट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाइएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाइएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इतने ही खाली आपको यहाँ पर करना है। बढ़े तो ग्रुप्स तो बहुत तरह के हैं बाबू, मैं इनको 5 के सेट में बांट दिया। नोट कर लिए कि नहीं? मैं बिठा दिया। नोट कर लिए कि नहीं? ठीक है, चलिए सीखा जाए। मैं जितने तरह के जो मोस्ट कॉमनली जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनको लेकर मैं आपको बता रहा हूं। केस 1, केस 1 वो ग्रुप जो -m-i शो करते हैं, -m भी शो करेगा, -i भी शो करेगा, जैसे कि नाइट्रो हुआ, साइनो हुआ, C++O-G, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट कार्बोजेनिक ग्रुप, क्योंकि कार्बोजेनिक ग्रुप के आने से फेनॉल के बजाय कार्बोजेनिक एसिड लड़ाई में आगे आ जाता है, इसलिए इसको मैं माइनस कर, ठीक है। चलिए नोट किया जाए।
आपसे पूछा जाता है अक्सर कि ये 4 तरह के एसिड है, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन आया है, लगभग हर साल आ ही जाता है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये हमें सीखना है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, यही हमें सीखना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या क्या काम करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई ग्रुप रहे तो अपने रेस्पेक्ट में पारा पोजीशन पर वो रेजोनेंस शो करता है या ऑर्थो पोजीशन पर रेजोनेंस शो करता है। बेंजीन रिंग के अंदर में कोई भी ग्रुप अपने रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पोजीशन पर रेजोनेंस शो करता है और मेटा पोजीशन पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ये हम ऑलरेडी सीखे हुए, ठीक है। तो ये पारा पोजीशन पर है तो -m शो करेगा, ऑर्थो पर है तो -m शो करेगा, लेकिन ये मेटा पर है इसलिए -m नहीं शो करेगा। -i देखिए, -i क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो नाइट्रो ग्रुप -i यहां भी शो करेगा, यहां भी शो करेगा, यहां भी। लेकिन इन तीनों जगह -i के वैल्यू बराबर नहीं होगा। सबसे ज्यादा -i इस केस में होगा नजदीक होने के कारण, फिर इसमें होगा, फिर इसमें। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर यहां काम करेगा और वो आपका ये यहां पर आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, जहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी कि फिनॉल। इन चारों में सबसे कम एसिडिक आपका फिनॉल होगा क्योंकि फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखिए इनमें कितना अच्छा ये रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज करेगा, ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। यानी इन दोनों से ये कमजोर एसिड होगा, यानी कि फिनॉल के बाद आपको मेटा का नाम आएगा। यहाँ M वाला लिख दीजिए, खाली M लिखा जाता है, M मतलब मेटा। एक बार और देखिए इस चीज को, ये रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज करेगा, ये भी रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन यहाँ रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट से होगा। यानी यहाँ लेस स्टेबलाइजेशन है, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इसलिए इसके बाद मेटा को मैंने लिखा। अब रहा इन दोनों का कंपैरिजन, -m दोनों में सेम, -i इसमें ज्यादा है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जब देखा जाए तो इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन एक फैक्टर यहाँ और भी है जिसको हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं और वो ये है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दोस्ती किए हुए घर के अंदर, ये हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोस्ती किए हुए। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि घर के अंदर हाइड्रोजन से दोस्ती कर लीजिएगा तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकलने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज्यादा किसका हुआ, जहां हाइड्रोजन फ्री है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक आपको पारा होगा तब फिर होगा। यही इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, यही इनके किसका ऑर्डर है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। ये तीन पहला केस मैं आज आपको बता दिया हूं, 4 केस और है जिसको मैं कर लूंगा। इसको देख करके जो आज मैं बताया हूं यहीं पर से नेक्स्ट क्लास मेरा अटेंड करिएगा आप, ठीक है। मैं अभी पीरियड रोकता हूं ताकि अगला आपको फिजिक्स का क्लास हो सके, ठीक है। थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एबीसीडी, एबीसीडी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ यही से ही आता है रियल एग्जाम में, रियल एग्जाम में यही लिखा हुआ आएगा। तो जैसा आएगा उस तरह का आदत आपको रहेगा तब ना।
इतना अच्छा तो है, पारा पर ये है, ऑर्थो पर ये है, मेटा पर आपको ये है, और फेनॉल आपका ये है। ठीक है, मैं यहां पर रुकता हूं। थैंक यू ऑल।